उच्च न्यायालय ने एक बड़ा अजीबोगरीब वाक्य दिया है, पूरा एक पैराग्राफ इसके ऊपर लिखा है, जो ये दोनों चीजें आज तक नहीं हुई, 13 करोड़ वाली भी और जो अब मैं बोलने जा रहा हूं। कहा है कि भाई ये मॉरल टर्पिट्यूड भी है, अत्यंत गंभीर है, अत्यंत भर्त्सना योग्य ऑफेंस है। तो मैंने विनम्रता से कहा उच्चतम न्यायालय को कि माननीय न्यायाधीश साहब, आज तक हमने ये नहीं सुना कि जिस ऑफेंस का सबसे ज्यादा मैक्सिमम पनिशमेंट 2 वर्ष हो, उसको मॉरल टर्पिट्यूड भी कह दो और गंभीर भी कह दो और भर्त्सना योग्य भी कह दो। फिर हमने बताया कि इस पूरे आईपीसी में जिसमें के सैकड़ों ऑफेंसेस हैं, उनमें 22 ऐसे प्रावधान हैं जिसमें सिर्फ 22 जिसमें सिंपल इम्प्रिजनमेंट है। उन 22 में से एक है ये प्रावधान मानहानि का। तो विधायक ने तो कभी समझा नहीं इसको इतना गंभीर। आप जो याचक हैं, कंप्लेनेंट हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा गंभीर बोल दिया और उसके ऊपर उच्च न्यायालय ने लिख दिया। तीसरा, ये बेलेबल है। बेलेबल का मतलब ये नहीं होता कि बेल मिल जाए, बेल मतलब होता है कि बिना कोर्ट जाए आपको पुलिस बेल दे सकती है। ये सिर्फ कम जघन्य अपराधों के लिए ऐसा प्रावधान होता है। नंबर 4 नॉन कॉग्निजेबल है। जैसा आप जानते हैं कि थोड़ा भी ज्यादा अगर गंभीर या जघन्य अपराध है तो पुलिस अफसर बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकता है। नॉन कॉग्निजेबल मतलब होता है वो अपराध जो कम जघन्य है, कम गंभीर है, उसमें आपको वारंट चाहिए, आप जाके किसी को पकड़ नहीं सकते। और उसके ऊपर कंपाउंडेबल 2 तरह के होते हैं। एक होता है कि अगर हमारा झगड़ा हुआ तो हमने प्राइवेटली कंपाउंड कर लिया, 2 निजी रूप से इंडिविजुअल ने, स्टेट नहीं आता उसमें कहीं। दूसरा होता है कि आपको स्टेट की अनुमति चाहिए, स्टेट वाले ज्यादा जघन्य, ज्यादा गंभीर अपराध होते हैं। तो ये अपराध कंपाउंडेबल है 2 निजी व्यक्ति विशेष के बीच में। तो हमने पूछा कि आज तक कभी नहीं हुआ कि आपने जघन्य भी बोल दिया, भर्त्सना योग्य भी बोल दिया और गंभीर भी बोल दिया, एक ऐसी चीज के बारे में जो बेलेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, कंपाउंडेबल है, 2 वर्ष का है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट है। तीसरा, 13 करोड़ का समुदाय मानहानि कोई एक व्यक्ति कर सकता है। ये कानून उच्च न्यायालय ने बताया, आपको हमको सिखाया है न्यायालय। कोई अमुक व्यक्ति, केरला से कश्मीर, असम से गुजरात, लेकिन साथ साथ ये पूछा आपने, हमारी चार्ट में 13 ऐसे केसेस हैं। ऐसा कैसे हुआ भैया कि सभी के सभी 13 केसेस उस ये अजीब सा समुदाय है जिसमें सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता ही जगते हैं कंप्लेनेंट के रूप में। ये हमारा तीसरा बिंदु था। चौथा बिंदु था कि आपने ये नहीं देखा कि अपने निर्णय में एक नया ऑफेंस डाल दिया है जो याचक ने भी नहीं कहा था। एक प्रावधान है 171 जी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में, उसमें यह है कि अगर 2 कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो एक दूसरे को किसी रूप से गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो ये लिख दिया है माननीय उच्च न्यायालय। लेकिन 171 जी तो न याचक का केस था, न हमारा केस था, किसी ने रेज ही नहीं किया था। उसको पूरा ऑफेंस करके माननीय राहुल गांधी जी को दंडित भी कर दिया उस पैराग्राफ पे। हमने ये सब बताया कि इससे मालूम होता है कि उच्च न्यायालय का निर्णय एक बिल्कुल गलत, विकृत इत्यादि निर्णय है और इसलिए इसको तुरंत स्टे करना चाहिए। इसके अलावा हमने कई और चीज़ें दी हैं जिनको मैं आपको तकनीकी रूप से नहीं बताऊंगा, सिवाय इसके कि जो मूल वाक्य है जो कि 3 पृष्ठ की राजनीतिक स्पीच में कोलार में 1.5 वाक्य या 3 लाइन का वाक्य बनता है, उसको सिद्ध करने के लिए जो एविडेंस एक्ट में एक सर्टिफिकेट चाहिए वो आज तक किसी ने उपलब्ध नहीं करवाया। तो प्राथमिक रूप से ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया श्री राहुल गांधी को, लेकिन स्पीच अभी तक कानूनी रूप से सिद्ध नहीं हुई है। जब स्पीच सिद्ध नहीं हुई तो वो याचक जिसने कंप्लेंट की थी, पूर्णेश्वर मोदी, वो गया हाई कोर्ट में अपने खुद की कंप्लेंट के विरुद्ध और अपनी खुद की कंप्लेंट को स्टे करवा दिया इस ग्राउंड पे कि मैं अभी और ढूंढ रहा हूं सामान, क्योंकि मैं अपनी वो स्पीच को, क्योंकि उसने स्पीच में एक न्यूज़पेपर प्रोड्यूस किया, कोई टेप नहीं प्रोड्यूस किया, खुद आंखों देखा हाल था नहीं क्योंकि जो याचक है वो था नहीं वहाँ पर स्पीच में, तो उसने कहा मुझे और टाइम चाहिए और अपनी ही कंप्लेंट पे स्टे ले लिया।
1.5 साल बाद जब उसने अपनी ही कंप्लेंट का स्टे हटाया और ये कन्विक्शन लिया, तो ये नहीं बताया कि उस 1.5 साल में उसने नया क्या ढूंढा था जिस कारण से उसने स्टे लिया था। कोई नया तथ्य नहीं निकला था। तो एक प्रकार से कन्विक्शन दिया गया है एक ऐसी कंप्लेंट में जहाँ ये वाक्य सिद्ध ही नहीं हुआ है एविडेंस एक्ट के नियमों के अनुसार। जब ये देखा कि ये सिद्ध नहीं हुआ है, न उसमें किसी आंखों देखा हाल है, न टेप है, टेप को आपने सर्टिफिकेट अंडर 65B के अनुसार सिद्ध नहीं किया है, इत्यादि इत्यादि। तो पांचवा बिंदु, इन्होंने एक व्यक्ति को खड़ा किया, गणेश विज है उसका नाम, जो बीजेपी का काफ़ी उच्च स्तर का कार्यकर्ता है, सांस्कृतिक विभाग का अध्यक्ष है। उसका नाम कंप्लेंट में नहीं है, उसका नाम विटनेस लिस्ट में नहीं है, वो कभी आगे आया नहीं। 1.25 साल कंप्लेंट के बाद, 1.25 साल होता है 1 महीना, 1 साल 9 महीना, उन्होंने इसको खड़ा कर दिया बीजेपी कार्यकर्ता को कि मैं वहाँ था खड़ा हुआ, मेरी आंखों देखी हाल है, मैंने स्पीच सुनी थी। तो जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में वर्थलेस विटनेस, उस विटनेस का कोई भी आप उसके ऊपर आप आधारित नहीं कर सकते अपने कन्विक्शन को। इसके अलावा कई और मुद्दे हैं। एक मुद्दा जो पूरी तरह से देखा भी नहीं उच्च न्यायालय ने, कि आप कब तक जो जन समुदाय है वायनाड का, उनको वंचित रखेंगे एक चुनावित व्यक्ति द्वारा। ये कानून में एक मुद्दा है, मैं सिर्फ राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, कानून में ये अहम मुद्दा माना जाता है कि क्यों आप कन्विक्शन स्टे करें। 7वां मुद्दा जिस पे बहुत अहमियत दी है, जो ऑर्डर में भी आप पढ़ेंगे शाम को, जो ऑर्डर आएगा, तो हमने बहस की थी कि अगर 11 महीने, 1 साल 11 महीने और 29 दिन का दंड होता तो पर्याप्त नहीं होता इस डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। ये आवश्यक है कि 2 साल का हो, नहीं तो डिस्क्वालिफिकेशन लागू नहीं होता। अब रोचक बात यह है कि 2 साल इस दंड के लिए मैक्सिमम है, और आज तक जिन लोगों को इसका अनुभव है वो जानते हैं कि 2 साल का कभी भी दंड जो मैक्सिमम पनिशमेंट होता है नहीं दिया गया है। लेकिन उसको छोड़िए, अगर आपको मैक्सिमम पनिशमेंट देना है दंड, तो जो आप सेंटेंसिंग की कार्रवाई कन्विक्शन की कार्रवाई से अलग होती है। मैं पहले कन्विक्ट कर दूंगा आपको, उसके बाद मेरे को अलग एक सुनवाई करनी होती है सेंटेंसिंग में। तो माननीय जज ने कहीं ये कोई कारण नहीं दिया, कोई औचित्य नहीं बताया कि क्यों हमने आपको 2 वर्ष का मैक्सिमम अधिकतम दंड दिया है। अगर उन्होंने कोई कारण नहीं बताया, 15 मिनट में सेंटेंसिंग, राहुल गांधी जी गए थे कोर्ट, तो अगर आप कारण नहीं बताओगे तो उसका आधार नहीं होगा, तो 2 वर्ष कैसे आपने लागू किए एक साथ। 8वां, उन्होंने कहा कि ये तो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। हमने चार्ट दिखाई, 13 केसेस में 1 में भी कन्विक्ट नहीं हुए राहुल गांधी जी, 1 में भी। सबके सब 13 केसेस बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा हैं। मैं आपको एक केस कार्यकर्ता द्वारा फाइल करके मैं कह दूंगा कन्विक्ट हो आप। एक 14वां केस है जिस पे कन्विक्ट नहीं हुए, राफेल का कंटेम्प्ट है, जहां मैं पेश हुआ था, वहां पर अपॉलॉजी मान्य है, वहां भी कन्विक्ट नहीं हुए। और वो राफेल वाला वक्तव्य 14 नवंबर 2019 का है। ये वक्तव्य जो कोलार में हुआ वो 14 अप्रैल 2019 का, 8 महीने पहले का है। तो आप कोलार के लिए कन्विक्ट नहीं कर सकते एक ऐसे वाक्य के आधार पे जो 8 महीने बाद हुआ। इस प्रकार के मैं आपको कई और मुद्दे दे सकता हूं। इसका मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य है ये बताना कि ये कन्विक्शन हमारा पूरा विश्वास और आशा है, हमारा हौसला है कि निकट भविष्य में ये कन्विक्शन एक्विटल में बदल जाएगा। अपील इसकी चल रही है, कन्विक्शन की बात कर रहा हूँ। तब तक, जब तक ये चलती है, तब तक आप किसी व्यक्ति को डिस्क्वालिफिकेशन के आधार पर निष्कासित कैसे रख सकते हो, उनका स्थान रिक्त कैसे रख सकते हो, उनको जितने लोगों ने, आप जानते कितने लाख लोगों ने उनको चुनावित किया, उनको आप वंचित कैसे रख सकते हो इस पद से। और इसलिए बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस चाहती है कि ऐसे केस में आपको स्टे करना चाहिए। हमारी दलील मान के उन्होंने स्टे किया। अब अंतिम बात हिंदी में, अगर ज़रूरत होगी तो मैं संक्षेप में अंग्रेजी में बोल सकता हूँ। उसमें ऑर्डर जो शाम को आएगा उसमें उन्होंने 2 लाइन ज़रूर कही हैं कि अगर श्री राहुल गांधी को जो उच्चतम न्यायालय का आदेश है उसका आभास होता तो शायद वो और रिस्ट्रेंट रखते।
इसमें मैं आपको 2-3 चीज़ें विनम्रता से कहना चाहूँगा। आप मूल मुद्दे की बात करिए, जो कन्विक्शन स्टे है, उस पर आप बात नहीं करना चाहते हो, इसलिए आप ये 2 वाक्य को ऐसे पढ़ रहे हो जैसे कि उच्चतम न्यायालय ने कुछ कहा है। मूल मुद्दा है कि आपने स्टे करना है कि नहीं कन्विक्शन को, और वो स्टे हो गया है। दूसरा जो ये जिक्र है इसका, उसमें ये लिखा है कि अगर ये राफेल वाला ऑर्डर पहले आया होता, ये तो हम दोनों की बात मानी हुई बात है कि राफेल का ऑर्डर 8 महीने बाद आया था, तो इसलिए उसका कोई लागू होने का सवाल नहीं उठता। बार बार निचले कोर्ट्स में भी ये प्रयत्न किया गया, सीधे या परोक्ष रूप से, कि श्री राहुल गांधी माफ़ी मांगे। आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, निचले कोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको उस पर राजनीतिक नंबर बनाने थे, आपको विकृत करना था, आपको पक्ष एक ऐसा रखना था कोर्ट के जनता के सामने जो गलत है। श्री राहुल गांधी ने बार बार कहा है कि वो सिद्धांत पे लड़े हैं, उनका बिल्कुल कोई रूप से ये इरादा नहीं था। इरादा वाला हमारा एक 8वां पॉइंट था कि जो प्रावधान है 499, उसमें इरादा चाहिए, बद इरादा चाहिए, गलत इंटेंट चाहिए। और इसमें एक बड़ा रोचक वाक्य है एविडेंस वाले का कि मुझे राहुल गांधी के बद इरादे के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, कोई संज्ञान नहीं है, ये लिखा है उन्होंने, कंप्लेनेंट ने। तो हमने ये कहा कि जब ये है सिचुएशन, तो आपको किसी रूप से ये कन्विक्शन स्टैंड नहीं होना चाहिए। हमारी दलील मानी गई, पूरी तरह से बहस दूसरी तरफ से भी हुई थी, इसलिए ये बहुत ही संतुलित ऑर्डर है। जैसा मैंने कहा, ये विजय है लोकतंत्र, गणतंत्र की, लोगों की, सिद्धांतों की, संविधान की और कानून की। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया अभिषेक जी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अगला कदम लोकसभा में स्पीकर को लेना। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अगला कदम स्पीकर को लेना है लोकसभा में। हमारे कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल के नेता लोकसभा में अधीर रंजन जी यहाँ मौजूद हैं। वो आप ऑडियो नहीं है, इस विषय पर बताएंगे, क्योंकि वो स्पीकर साहब के साथ संपर्क में हैं। वो आपको ये इस बात पर कुछ बताएंगे। अधीर रंजन जी। आप सबको नमस्कार। हमारे कानून विशारद अभिषेक मनु सिंघवी जी सारे मुद्दे को विस्तार से बयान किए हैं। नया कुछ कहने की जरूरत नहीं है जब तक केस की सवाल है। जयराम जी कह दिए हैं कि अगले हमें क्या करना है, ये हम तय करते हैं। आज जिस वक्त ये खबर आके पहुंचे कि हमारे अभिषेक मनु सिंघवी की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट में जो कानूनी लड़ाई हम लड़ी थी, उसमें राहुल गांधी जी की राहत मिले, तब सही महीनों में हम सबको अंदर एक खुशी की लहर बह गए। सदन में राहुल गांधी जी की नदारद अनुपस्थिति बराबर हमें महसूस होते ही रहते। कोई अगर काम में राजनीतिक कारणों से राहुल गांधी जी कहीं व्यस्त रहे, अलग बात है, लेकिन सदन में राहुल गांधी जी की आने में पाबंदी, सदन में आने की अधिकार जब से छीन लिए गए थे, तब सही महीनों में हम लोग बड़े दुखी थे। ये राहत की खबर सुनते ही तुरंत मैं इस सदन के अंदर पहुंचे और
पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन की हवाला देते हुए पीठ में जब हमारे चेयरमैन राजेंद्र अग्रवाल साहब बैठे थे, तब उनके पास बात रखी कि सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी जी की राहत मिल चुके हैं, अब सारे पाबंदी हटा के जल्द से जल्द उनके सदन के अंदर वापसी के लिए कार्रवाई शुरू करना चाहिए। उनकी सदस्यता जिस त्वरित गति से संपन्न हुई थी, आप सबको जानकारी है कितनी त्वरित गति से उनकी सदस्यता खारिज हुई, और उसके साथ साथ मकान भी खाली करवा गया। जब ये दिल्ली में लुटेन में बीजेपी वालों को कितने सारे नुमाइंदे सालों साल अपने बंगला में विराजमान रहते हैं, वो भी सदस्य ना होने